हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में तीसरे दिन के बाद क्या क्या होता है अप टिल द एंड ऑफ 1 मंथ। सपोज कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट परसों हुआ था, तो आज सुबह आपको क्लिनिक आना है। जब भी आप क्लिनिक आओगे, हम आपका ड्रेसिंग रिमूव करेंगे। ड्रेसिंग रिमूव करने के बाद हम आपको हेयर वॉश करेंगे बीटा स्क्रब से। हेयर वॉश में हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि आपके इम्प्लांटेड जो एरिया है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं देना है। हम सिर्फ उस पर फोम अप्लाई करते हैं। डोनर एरिया को हम फोम अप्लाई करके थोड़ा सा रब कर सकते हैं। उसके बाद में बीटाडीन को हम 5 से 7 मिनट डोनर एंड इम्प्लांटेड एरिया पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम उसको वॉश करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल सलाइन से। आफ्टर वॉश हम उसको अपने आप ड्राई होने देते हैं। उसके बाद में हम आपको एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट अगले 2 हफ्ते आपको अपना स्कल्प कवर करना है इस तरह की कैप से, जिससे कि डस्ट नहीं आए और बालों पे प्रेशर भी नहीं आए। अभी जैसे आज आपका ड्रेसिंग खुल जाएगा, तो ड्रेसिंग का जो प्रेशर इफेक्ट है स्कल्प पे वो चला जाएगा। इट इज़ पॉसिबल कि फॉरहेड में आपको स्वेलिंग विजिबल हो बाय द टाइम यू रीच होम और बाय इवनिंग, जो धीरे धीरे करके इट मे प्रोग्रेस एंड गो डाउन टूवर्ड्स योर चिक्स, समटाइम्स अराउंड आईज। एंड डे 4 डे 5 पे वो डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि जो फ्लूइड है इट इज एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फेटिक्स ऑफ नेक ऑन द बोथ साइड्स। अगर आप कोई एक साइड ज़्यादा सोते हो तो वो साइड पे स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सबको स्वेलिंग आए। 20 से 30% लोगों को स्वेलिंग नहीं आती है। स्वेलिंग के अलावा दूसरी चीज़ जो आपके साथ होती है, ऑन डे 4 डे 5 यू मे एक्सपीरियंस इच ओवर डोनर एंड इम्प्लांटेड एरिया। अगर इचिंग बहुत ज़्यादा है तो यू कैन टेक टेबलेट एविल या तो टेबलेट फेक्सोफेनाडिन। उससे एटलीस्ट 70-80% इचिंग चली जाती है। अगर आपको टेबलेट नहीं लेनी है तो एटलीस्ट फॉर डोनर एरिया यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल, जिससे थोड़ा सा स्मूथनिंग होगा, तो इचिंग आपको कम फील होगी एंड ड्राइनेस भी कम होगी। इम्प्लांटेड एरिया में अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप वो सलाइन से स्प्रे कर सकते हो। अभी देर इज़ नो सच रूल कि इम्प्लांटेड एरिया पे कंटिन्यूस सलाइन स्प्रे करना ज़रूरी है फॉर 1 वीक और 10 डेज। कुछ लोग बोलते हैं कि हर घंटे सलाइन स्प्रे करो, एरिया वेट रहता है, ग्राफ्ट का टेक ज़्यादा होता है। हमने पिछले 7 साल में कभी भी किसी को सलाइन स्प्रे एडवाइस नहीं किया है, एंड वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स विदाउट दैट। एंड इट इज़ प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है कि हर एक एक घंटे पे कोई इंसान स्प्रे डालता रहे। अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा है और मेडिसिन नहीं लेनी है, इन दैट केस आप सलाइन स्प्रे कर सकते हो स्काल्प पे, अदरवाइज इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ऑन डे 4 और डे 5 आप अपने स्काल्प में जो इम्प्लांटेड एरिया है वहाँ पे एक जियोग्राफिक पैटर्न की क्रैक्स नोटिस करोगे। ये जो क्रैक्स हैं वो नॉर्मल हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि हमने हाई डेंसिटी इम्प्लांट किया है। अगर हमारा इम्प्लांट लो डेंसिटी होता तो ऐसी क्रैक्स जनरली नहीं आती है। अगर ये क्रैक्स आती है तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट। वहाँ पे क्रैक्स में से बाल गायब हुए ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, वो अपने आप ही सेटल हो जाती है। कुछ लोगों को पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट डे 3 डे 4 पे हिकअप हो जाते हैं। दिस इंसिडेंस इज क्वाइट रेयर, पर अगर होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व विच इज शेयरिंग कॉमन सेंसरी रूट्स विद वेगस नर्व इन ब्रेन। सो ये जनरली हिकअप 1-2 दिन में चले जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं देन यू कैन टेक सम टैबलेट्स लाइक टैबलेट थायरोजाइन। अगर टैबलेट नहीं लेनी है तो यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस, स्लीप अच्छा रखिए, उससे भी ये चली जाती है। बहुत बार लोगों को
चौथे पांचवें दिन पे डोनर एरिया में पेन चालू होता है। जनरली ये पेन के लिए हम पैरासीटामोल ही देते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो यू कैन टेक पैरासीटामोल और ट्रामाडोल। एंड आई से कि ये जो पेन का इंसिडेंस है वो 10 में से 1 या 2 लोगों को होता है, और वो उनको ज़्यादा होता है जिनके हेयर रूट्स बहुत लंबे हैं, क्योंकि उसमें पंच साइज बड़ी यूज़ करी होती है एंड हेयर रूट की डेप्थ ज़्यादा होती है। सो ऐसे केसेस में थोड़ा सा नर्व इरिटेशन ज़्यादा होता है, जिससे आपको पेन ज़्यादा फील होता है। अगर ऐसा होता है तो ये पेन अगले 5 से 7 दिन में चला जाएगा एंड मेडिसिन से ये इजीली कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बारे में आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि डे 3 के आसपास आपको एक दिन के लिए लो ग्रेड फीवर रहे। अगर फीवर होता है तो हम पैरासीटामोल आपको दे ही रहे हैं, उससे चला जाता है। बट अगर आपका फीवर डे 4 डे 5 पे है और वो 100 से ज़्यादा है, तो हम एडवाइस करेंगे कि आप प्लीज़ डॉक्टर को कांटेक्ट करो, क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अगेन डे 4 डे 5 पे यू कैन ऑब्जर्व स्ट्रो कलर फ्लूइड डिस्चार्जिंग फ्रॉम द डोनर एरिया। ये नॉर्मल इडिमा फ्लूइड है, जो फ्लूइड अपने स्काल्प में से फॉरवर्ड होके चिक से नेक में ड्रेन होता है। वही फ्लूइड कुछ स्लिट से बाहर भी निकलता है। इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, इसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लूइड पस नहीं है। अगर डे 4 डे 5 या तो डे 6 डे 7 पे आपको प्रॉपर पस फिल्ड फॉलिकल्स ऑब्जर्व होते हैं डोनर या तो इम्प्लांटेड एरिया में, तो ये फॉलिकुलाइटिस है। इसका इंसिडेंस बहुत ही रेयर है, और अगर प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस हो तो ये होने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। बट बाई चांस ये होता है तो हम एडवाइस करेंगे कि सेल्फ मेडिकेट ना करके आप डायरेक्टली डॉक्टर का कांटेक्ट करें। आप जब भी यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं, आपको फाइल में दोनों डॉक्टर्स का नंबर दे दिया है, तो आप जिनको भी कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं, या तो जिसने आपका ट्रांसप्लांट किया है आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। एंड ये नंबर हम मोस्टली 24/7 ऑपरेट करते हैं फॉर इमरजेंसीज। एंड सो इन केस ऑफ इमरजेंसीज वी आर ऑलवेज अवेलेबल। जो भी आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम है वो पहले 7 दिन होते हैं। उसमें जो जो कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस किए हैं, या तो आई से कॉन्सिक्वेंसेस। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस इज स्वेलिंग, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेकंड कॉन्सिक्वेंस है इचिंग एंड माइल्ड पेन, जो हमने डिस्कस कर लिया है। देन थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज फीवर और फॉलिकुलाइटिस, जो कि बहुत ही रेयर है, पर होता है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्स्टेंट हिकअप फॉर 2 और 3 डेज। अगर ये होता है तो भी अपने आप कंट्रोल हो जाता है। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट आवर क्लिनिक एज वेल। हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे इसमें कौन सी मेडिसिन कितने डोज में लेनी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी कुछ लोगों को ये होता है कि फिनेस्ट्राइड या मिनोक्सिडिल कब चालू करें, तो मेरी एडवाइस ये है कि फिनेस्ट्राइड आप यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम द डे 5 ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट, और उसको आप अगर हो सके तो कभी बंद मत करें। उसकी जो भी साइड इफेक्ट है लाइक लॉस ऑफ लिबिडो और गायनेकोमास्टिया, इन दोनों का इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और बाई चांस इफ़ यू डेवलप दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, जैसे ही आप फिनेस्ट्राइड बंद करोगे, लॉस ऑफ लिबिडो जो भी है वो 4 से 5 दिन में करेक्ट हो जाता है। गायनेकोमास्टिया है वो भी रिग्रेस हो जाता है एज सुन एज यू स्टॉप इट। पर गायनेकोमास्टिया रिग्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग गायनेकोमास्टिया है देन हम डिस्कस करके ही फिनेस्ट्राइड चालू करने का सोचते हैं, नहीं तो हम सिर्फ टॉपिकल फिनेस्ट्राइड देते हैं, जो कि जेल फॉर्म में भी आता है एंड स्प्रे फॉर्म में भी आता है। तो फिनेस्ट्राइड टेबलेट शुड बी स्टार्टेड ऑन डे 5। अब आते हैं मिनोक्सिडिल पे। तो मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है कि हम 3 हफ्ते बाद ही चालू करते हैं, बिकॉज फॉर फर्स्ट 3 वीक्स आपका डोनर एरिया एंड रिसिपेंट एरिया दोनों हील हो रहे होते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे मिनोक्सिडिल यूज़ करेंगे तो बहुत बार फोरहेड पे स्वेलिंग एंड रेडनेस आती है एंड लोगों को वो अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए हम मिनोक्सिडिल 3 हफ्ते बाद ही चालू करते हैं। एक चीज़ मेरे को बतानी रह गई, वो है हाउ टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हमारी जो पहले 15 दिन की केयर है वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि जो अपने इम्प्लांट किए हुए बाल हैं
उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम एकदम थिन कैप देते हैं जो कि कोलैप्स भी नहीं होती और प्रेशर भी नहीं देती है। तो वाइल स्लीपिंग इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्लीप फ्लैट। फ्लैट सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इम्प्लांटेड एरिया ग्राउंड पे टच नहीं करेगा। डोनर एरिया ग्राउंड पे टच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप ट्रैवल पिलो यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल पिलो आप नेक के नीचे रखोगे तो आप थोड़ा आराम से सो सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पानी की बोतल को उसके ऊपर टॉवेल लपेट लेते हैं और उसको नेक के नीचे रख के सोते हैं। ये भी ठीक है इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, एंड सिंपल टॉवेल नेक के नीचे रख के भी सो सकते हो। पर आपको सोना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सोओगे तो स्ट्रेस आएगा, एंड स्ट्रेस इज अ बैड फैक्टर फॉर इनिशिएटिंग हेयर लॉस, और वो इन बालों को अफेक्ट करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। तो वी डोंट वांट कि आप इतने स्ट्रेस में आओ। आराम से सो सकते हो। आज तक मैंने इतने 5-7 साल में कभी नहीं देखा कि कोई भी इंसान का इम्प्लांटेड एरिया डैमेज हुआ है सोने के कारण। जिसको बिल्कुल उल्टे सोने की हैबिट थी वो भी सीधे आराम से सो पाए हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको माइंड में ये रख के सोना है कि मुझे सीधा ही सोना है, सुबह आप सीधे ही होंगे। तो इतने मैं मेरे एक्सपीरियंस से इतना बोल सकता हूँ कि एक गुड स्लीप, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि सोने के टाइम कैप चिपक जाए इम्प्लांटेड एरिया पे। इसके अलावा जब आपके 21 दिन खत्म हो जाएंगे, आपके स्काल्प में से जितने भी स्कैब हैं वो ऑलमोस्ट निकल गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि स्कैब्स कब निकालने हैं, तो अगर आपको बहुत जल्दी है कि नहीं आई डोंट वांट स्कैब आफ्टर डे 12 डे 13, तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा सा रब करके निकाल सकते हो। उसका टेक्निक ये है कि एक आपके स्काल्प को 15-20 मिनट के लिए गीला कर दो, तो जो भी स्कैब्स है वो लूज हो जाएंगे। देन यू कैन यूज अ माइल्ड शैम्पू लाइक यानी बेबी शैम्पू। उसका फॉर्म बना के उससे हल्के हाथ से आप रब करोगे स्काल्प में, तो मोस्टली स्कैब निकल जाएंगे। पहले दिन में ज़्यादा नहीं निकले तो दूसरे तीसरे दिन में सारे निकल जाएंगे। एंड बाई चांस कुछ भी मेहनत नहीं किया, तो ये सब कुछ भी नहीं किया, तो भी 3 हफ्ते में अपने आप गिरना चालू हो ही जाते हैं। जो भी अपने इम्प्लांट किए हुए बाल हैं वो उसका जो शेडिंग फेज है वो 15 दिन के बाद में चालू होता है। एंड मोस्टली डे 40 तक जितना भी बाल हमने इम्प्लांट किए वो सारे निकल जाएंगे, बट उनके जो रूट्स है वो स्काल्प में रिटेन करेंगे। वहां से फिर न्यू ग्रोथ चालू होगा। जो बाल हमने इम्प्लांट नहीं किए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनका ग्रोथ तो रूटीनली जैसे होता है वैसे चालू हो ही जाएगा। बाय द एंड ऑफ 1.5 to 2 months आपका जो डोनर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा दिखने लगेगा। हम एक्सट्रैक्शन इस तरीके से करते हैं कि किसी को इतना जल्दी दिखे नहीं कि डोनर में कहां से बाल निकाले हैं। 2 महीने बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितने बाल हमने इम्प्लांट किए हैं उसमें से कुछ बाल ग्रो करना चालू हो जाएंगे। लेट्स से एट द एंड ऑफ 2 months अराउंड 20 to 30% हेयर्स आपको दिखने लगेंगे जो भी इम्प्लांट किए उसके। 4 से 5 महीने के बीच में नियरली 40% हेयर जो इम्प्लांट किए हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। कुछ लोगों को ये नंबर 60-70% भी होता है। At the end of 7 to 8 months, you can see that 80% of the implanted hairs has already grown. और धीरे धीरे उनकी थिकनेस भी बढ़ रही है। विद द सपोर्ट ऑफ मिनोक्सिडिल फिनेस्ट्राइड उनका ग्रोथ भी फास्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 1 year जितने भी बाल इम्प्लांट किए हैं वो सारे ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद में कोई एरिया आपको लाइट दिखता है जहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लांट किया हुआ है, तो यू कैन थिंक कि अभी इसमें और फिलिंग किया जा सकता है। बट फिलिंग के लिए 1 साल से पहले करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि 1 साल के लास्ट 1 month में भी थोड़ा सा ग्रोथ होता है। तो कुछ भी एरिया अगर आपको लाइट दिखता है तो फॉर एटलीस्ट 1 year आप उसका कोई भी स्ट्रेस मत लो। 1 साल के बाद में कोई भी लाइट एरिया को हम आराम से करेक्ट कर सकते हैं। जनरली ऐसा बहुत ही कम होता है, बट होता है तो यू हैव टू रेस्ट अश्योर्ड कि हम हैं, हमने आपको जो प्रॉमिस किया है वो आपको देके ही रहेंगे।